गुड आफ्टरनून गर्ल्स। कल हम भूकंप के विषय में पढ़ रहे थे। हमने भूकंप के बारे में कल उसके परिचय के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ भूकंप की तरंगों के प्रकार के विषय में पढ़ा था और भूकंपीय छाया प्रदेशों के बारे में पढ़ा था और भूकंप के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भूकंप का विश्व में वितरण। भूकंप है, जैसे आपको पता है भूकंप आता है। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भूकंप कहाँ कहाँ आता है विश्व के अंदर, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है। तो इस विश्व वितरण को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी और दूसरे नंबर पर है मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरे नंबर पर है मध्य अटलांटिक पेटी। इस तरह से हमने इसको विश्व वितरण को 3 भागों में बांटा है। जो प्रशांत महासागर की पेटी है वो प्रशांत महासागर के दोनों तट के जो भाग हैं वहाँ पर भूकंप ज़्यादा अंकित किए जाते हैं। विश्व का ये सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है जहाँ पर समस्त पृथ्वी के 63% भूकंप आते हैं और इसको भी आगे 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले है जहाँ पर सागर और स्थल का मिलन बिंदु है, वहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं। और दूसरा है जहाँ पर नवीन वलित पर्वत, जैसे मैंने आपको कल वलन के बारे में बताया था कि जो वलन के पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर फोल्ड पड़ जाते हैं। जैसे हम आपके सामने एक एग्जांपल देख सकते हैं। जो वलन है, हम अपने घर पे जैसे बेडशीट है, कोई आप बेडशीट बिछाते हो, कोई चादर बिछाते हो, तो उसके ऊपर जो बल पड़ते हैं, सिलवट आती है, ऊपर को उठा हुआ भाग होता है, उसी तरह सेम वैसे ही पृथ्वी के ऊपर भी मोड़ पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं। तो उसे हम धीरे धीरे जब उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम वलित पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि वो पर्वतों का रूप धारण कर लेते हैं। जहाँ पर नवीन वलित पर्वत का क्षेत्र है वहाँ पर ये वलन वाले क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है उसके ऊपर मोड़ पड़ते हैं, पृथ्वी के ऊपर सिलवटों की तरह मोड़ पड़ते हैं। तो वो भाग जो ऊंचा उठा होता है उस जगह पर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ज्वालामुखी क्षेत्र, जहाँ पर ज्वालामुखी बहुत आते हैं, प्रशांत महासागर की पेटी ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिन जगहों पर ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पर भी भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हलचलें होती हैं। जो ज्वालामुखी होता है वो पृथ्वी के नीचे वाली परतों में से निकलकर परतों को तोड़कर ऊपर आता है। इससे क्या होता है, बहुत अधिक हलचलें होती हैं और कंपन महसूस होती है। कई जगहों पर कुछ चीज़ें टूटकर बिखर जाती हैं, जैसे इमारतें वगैरह आसपास की। तो इसे हम ज्वालामुखी क्षेत्रों में भी कहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागर का वो क्षेत्र जहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं। विनाशीय प्लेट सीमाओं का अपसरण, जहाँ पर प्लेटों का जो अपसरण मतलब जहाँ पर प्लेटें आपस में ऊपर नीचे धंस जाती हैं। पृथ्वी की परतों के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। और आपको मैं थोड़ा सा इस समय ये बताना चाहूँगी कि जो प्लेटें होती हैं, पृथ्वी के अंदर की जो परतें होती हैं, वो कभी कभी ऐसे होता है वो खिसकती हैं। वो अभी आपके कुछ ऐसे अगले चैप्टर, वैसे तो आपको कटवा दिया है, वो चैप्टर सिलेबस में नहीं है जिसके अंदर आपका पूरा महाद्वीपीय विस्थापन है, महासागरीय विस्थापन है, उसके विषय में आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाना था। लेकिन उसमें कुछ ऐसा भाग है जो अब सिलेबस के अनुसार कटवा दिया गया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कुछ पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं वो जब खिसकती हैं तो विनाशीय प्लेट सीमाओं का जो अपसरण क्षेत्र होता है, जहाँ से ऊपर नीचे हो जाती हैं प्लेटें, वहाँ पर भी क्या होता है, भूकंप पाया जाता है।
मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये भूमध्य सागरीय पेटी भी कहलाती है। जहाँ पर यूरोप का भाग है वहाँ पर देखिए मैंने आपको मैप में अंकित भी करके दिया है, जहाँ पर प्रशांत महासागर है उसकी दोनों तरफ की तटीय सीमा जो है उसमें ज़्यादा भूकंप आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी जहाँ पर यूरोप का भाग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था नवीन वलत पर्वतों में, जो एशिया में पर्वतीय है, यूरोप के पर्वतीय भाग है आल्प्स पर्वत और भारत का हिमालय पर्वत। इसके अलावा म्यांमार की पहाड़ियाँ, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके साथ साथ भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, यूरोप और अफ्रीका के मध्य में एक सागर पाया जाता है जिसे भूमध्य सागर कहते हैं। वहाँ पर उस क्षेत्र में भी ज़्यादा भूकंप पाए जाते हैं। इसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी, अटलांटिक को हम अंध महासागर भी कहते हैं हिंदी में। जब अंध महासागर की जो मध्य वाली पेटी है, मध्य वाला भाग है, वहाँ पर भी जो प्लेटें हैं उसके अपसरण के कारण, मतलब महासागर के नीचे वाला जो भाग है उसमें जो पृथ्वी का भाग है उसके अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं वो भी खिसकती हैं। उसमें दरारीय ज्वालामुखी का उद्गार भी आता है और यहाँ पर इसी वजह से बहुत ज़्यादा भूकंप पाए जाते हैं। ये भूकंप ज़्यादातर भूमध्य रेखा के पास होते हैं। अब इसमें भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक रेखा निकलती है जो पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है। उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि वो भूमि के मध्य से निकलने वाली रेखा है। वो पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसलिए जो भूमध्य रेखा है वो अटलांटिक महासागर में से भी निकलती है और अटलांटिक महासागर का वो वाला क्षेत्र जहाँ पर भूमध्य रेखा निकलती है उसे भी भूकंप का क्षेत्र कहा जाता है। भूकंप के प्रभाव, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंप के प्रभाव। जब भूकंप आता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए भूकंप के साथ नुकसान ही नहीं, इसके साथ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे लाभकारी प्रभाव क्या है इसके, इसमें झीलों का निर्माण होता है। जब कुछ भाग भूकंप के आने से पृथ्वी का नीचे की तरफ धंस जाता है तो उसे हम गर्त कहते हैं, गर्त, गहरा भाग। जब वर्षा का जल उसमें भर जाता है तो उससे झीलों का निर्माण होता है। दूसरे नंबर पर है मिट्टियों की रचना। जब बहुत सारे पर्वत पहाड़ टूट जाते हैं, इमारतें गिरती हैं, तो उससे क्या होता है, मिट्टियों का भी निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ बनती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है कृषि करने के लिए। और उसके बाद क्या है, भूकंप के कारण खनिज संसाधन, जो पृथ्वी के अंदर खनिज संसाधन पाए जाते हैं जिसे हम खाने खोद कर बाहर निकालते हैं, वो भी क्या होता है, भूकंप के आने से जब पृथ्वी के अंदर हलचलें होती हैं तो उससे कुछ अंदर का भाग बाहर की तरफ आता है, तो उससे क्या होता है, खनिज संसाधनों की भी प्राप्ति होती है। विनाशकारी में क्या कहेंगे, विनाशकारी में तो आप सबको पता ही है कि भूकंप आने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, लोग भी मरते हैं, लोगों की घरों की भी नुकसान होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ जन और धन दोनों का नुकसान होता है। भूकंप आने से दरारें, पूरे घरों में दरारें पड़ जाती है, बिल्डिंग्स जो है वो गिर जाती हैं, इमारतों का नुकसान होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और इसके साथ साथ चट्टानें टूटकर नीचे गिर सकती हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक से सामने कोई पहाड़ या कोई चट्टान टूटकर जब रास्ता रोक लेती है तो कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इससे नुकसान होते हैं, लोग गिर जाते हैं और कारों के साथ टकरा जाती है, रास्ते रुक जाते हैं, तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। और इसके साथ साथ जो पृथ्वी का समतल भाग है, अब आपको पता है कि भूकंप आता है, कुछ भाग नीचे धंसता है, जो ऊंची उठी हुई बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, वो गिर जाती हैं, उनका जो दबाव पड़ता है उससे भी मिट्टी जो है, नीचे की ज़मीन जो है वो भी अंदर धंस जाती है। तो जहाँ पर समतल भूमि पाई जाती थी, जहाँ पर लोगों ने अपने घर बना रखे थे,
या फिर उन्होंने फैक्ट्रीज़ बना रखी थी, या फिर क्या था, वहाँ पर कृषि की जाती थी। उन क्षेत्रों में जब भूमि का उतार चढ़ाव हो जाता है, कुछ भूमि ऊपर आ जाती है, कुछ नीचे धंस जाती है, इससे क्या होता है, लोगों को समतल भूमि का अभाव होता है, समतल भूमि का नुकसान होता है, जो बहुत सारे कार्य के लिए इस्तेमाल की जानी थी। और समुद्री भागों में, जैसे आपको पता है, भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर से आता है, तो समुद्र के तल के नीचे भी जो पृथ्वी का भाग है, वहाँ पर भी कभी कभी भूकंप आते हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी भी आते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, जो समुद्रों का जल है वो बहुत भयानक रूप धारण कर लेता है, उसे हम सुनामी कहते हैं। वो समुद्र का भूकंप है सुनामी, जिसके साथ आसपास के जो भाग हैं वो सारे डूब जाते हैं, तो वो भी एक नुकसान है भूकंप का। इस तरह से भूकंप के विनाशकारी प्रभाव भी हैं और इसके साथ साथ इसके लाभकारी प्रभाव भी हैं। मैंने इसको भूकंप के विश्व वितरण को आपको एक मानचित्र पर दर्शाया है। आप भी इसी प्रकार मानचित्र को भरेंगे और इसके साथ अपने वर्ल्ड के मानचित्र की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमने अब तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत पढ़े थे कि कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी होती है, जिसमें हमने सबसे पहले भूकंप पढ़ना शुरू किया है और इसी भूकंप के साथ आगे हम ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, भूकंप आया है, भूकंप की तरंगे हैं वो ठोस, तरल और इसके अलावा धरातलीय अवस्था में जो चलने वाली तरंगे हैं, जैसे धरातलीय तरंगे हैं वो धरातल के ऊपर चलती हैं, और प्राइमरी जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, वो तीनों जगहों पर चली जाती हैं, ठोस अवस्था में भी चली जाती हैं, तरल अवस्था में भी और गैसीय अवस्था में भी चट्टानों के अंदर चली जाती हैं। तो वो भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देते हैं। हम यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में और भी पढ़ेंगे, जैसे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, परतों से बनी हुई है, तो उन परतों के 3 नाम हैं, जिसमें सबसे पहली परत जो पृथ्वी के ऊपर की परत कहलाती है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, भूपपड़ी या क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। उसका नाम स्याल भी है। स्याल क्यों है, उसे SiAl के नाम से डिनोट किया जाता है, जिसमें सिलिका प्लस एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम स्याल भी है। और इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक है और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। इस तरह से इसकी मोटाई अलग अलग पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट परत है वो है हमारी मेंटल। मेंटल को सीमा भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम SiMa, सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। जो मेंटल है वो क्या है, वो भूपटड़ी के नीचे वाले भाग को कहते हैं, और ये भूपटड़ी से आरंभ होकर जो 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट परत है हमारी, जो नेक्स्ट परत है पृथ्वी की, वो क्या है, कोर। वो सबसे आंतरिक परत है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर। क्योंकि ये जो है जहाँ पर मेंटल ख़त्म होता है उस जगह पर कोर का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसे कहते हैं आउटर कोर, और जहाँ तक ये अंदर तक फैला हुआ है उसे कहते हैं इनर कोर। और इसका एक और नाम है निफे, क्योंकि इसके अंदर निकल और आयरन के कण पाए जाते हैं। साइंस की भाषा में आयरन को Fe कहते हैं, आपको पता होगा फेरस, और इसीलिए निकल Ni और Fe फेरस यानी लोहे के कण। तो जहाँ पर लोहे के और निकल के कण पाए जाते हैं उस जगह को कोर कहते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक परत कहलाती है, स्याल, सीमा और निफे, और इसके अलावा क्रस्ट, मेंटल और कोर।
3 परतें ये हो गई, इसको भी मैंने आपको डायग्राम के साथ आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके बाद है ज्वालामुखी। इसके विषय में हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक आप जितना काम आपको करवाया है इसकी रिवीजन करें और अच्छे से इसको बार बार वीडियो को देखकर देखें, सुने, समझें। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछें। अपने अपने पूरे चैप्टर्स को साथ साथ पढ़ते रहें और जो जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी वो करते रहें। जैसे इसके अंदर मानचित्र है और आपको वो डायग्राम भी है इसके अंदर, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। तो चित्र के साथ मानचित्र को भी अपनी कॉपीज़ में करेंगे, सारे नोट्स को कॉपी करेंगे। आप नोट्स में तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती हूँ, इसके साथ आप डिटेल जो है अपनी बुक्स में भी पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।